हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हां, डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। 1956 और 2013 के कंपनीज में जो जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उन सभी को डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल है ये आप सभी के लिए, आपके जो भी एग्जाम्स है उन सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सभी एग्जाम से पूछा जाता है। पीजीटी सेक्शंस में हो उसमें पूछेगा, नेट सेक्शंस में हो उसमें पूछेगा, अगर असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो उसमें पूछेगा, सीए की तैयारी कर रहे हो उसमें पूछेगा। मतलब जितनी भी कॉम्पिटिशन है ना आपके, सभी में ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमने बातों की है। एक चीज बता दूं कि इसकी हर एक चीजों को, जितनी भी हमने यहाँ पर चीजें डिस्कस की है, आपको सभी को स्पेशली नोट डाउन करना है, गलती से भी मिस नहीं करना है। हमने सभी में सेक्शंस भी डिस्कस किए हैं, 1956 के भी और 2013 के भी, दोनों के हमने अलग अलग सेक्शंस भी आप लोगों को दिए हुए हैं। तो सेक्शंस को भी अच्छे से नोट डाउन करना है सभी तरीके से, मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसको अगर मिस करोगे ना तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ 1 से 2 नंबर आप यहाँ पर मिस कर जाओगे। 1 से 2 नंबर डायरेक्टली यहीं से पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछ देते हैं, डायरेक्टली पूछ देते हैं। तो जो चीज़ें भी होंगी मैं कोई अब जैसे पढ़ाऊंगा ना उसमें आपको बताता चलूंगा कि इनकी चीज़ों को आपको नोट करना है। ऐसे नोट तो आपको सभी चीज़ों को करना है, इसमें नो डाउट, बट कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग देखेंगे। सॉरी, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंसेस की, बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स की बात करते हैं, कितने नंबर्स ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2013 जो कंपनीज एक्ट था उसमें हम लोगों ने 1 पर्सन कंपनी को भी इनरोल किया था, ओपीसी कंपनी को भी इनरोल किया था। इसमें 1 पर्सन की अलाउ थी। कितनी रिक्वायरमेंट थी? 1 पर्सन की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। मिनिमम दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जब मैं बात करता हूँ प्राइवेट कंपनी के केस में, ठीक है ना। उसमें ओपीसी हटा के बात करना है आपको, ठीक है। तो एक बंदे की रिक्वायरमेंट है ओपीसी में, 2 बंदे की रिक्वायरमेंट है प्राइवेट कंपनी में, और 7 बंदे की रिक्वायरमेंट है पब्लिक कंपनी में, ठीक है ना। एक ओपीसी में चाहिए, एक हमें ओपीसी में चाहिए, 2 हमें चाहिए प्राइवेट में, और 7 बंदे चाहिए हमें पब्लिक में, ठीक है ना। इतने लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी। अब 1956 के हिसाब से आते हैं तो ओपीसी का तो यहाँ खैर नामो निशान ही नहीं था। तो यहाँ पर ओपीसी नहीं थी। ओपीसी को इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पर? 2013 के एक्ट में ही लागू किया गया था। और बाकी चीज़ें हैं वो सेम है। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 बंदे चाहिए थी और पब्लिक केस में 7 बंदे चाहिए थे। ये दोनों में सिमिलर ही हैं, बस ओपीसी नहीं था, ये अंतर है। दूसरी चीज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो कितने थे? कंपनीज 2013 में इसे 200 तक कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 200 तक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ओपीसी को हटा के, क्योंकि ओपीसी में तो एक ही बंदा होता है, तो ओपीसी को यहाँ पर हटा लेना, आप याद रखना। इसलिए मैंने लिख दिया है फॉर प्राइवेट कंपनी अदर देन ओपीसी। ओपीसी को छोड़ के 1 पर्सन कंपनी, क्योंकि एक बंदे की कंपनी तो 200 लोगों की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी। वही 1956 में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी? 50, मैक्सिमम 50, बट 2013 में से 200 कर दिया गया। ये डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, एक नंबर डायरेक्टली यहीं पर है, एक नंबर डायरेक्टली यहीं पर है। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से है। तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ कंपनी। 2013 एक्ट के अनुसार टोटल 15 कंपनी के बारे में डिस्कशन किया गया है। कितने नंबर ऑफ कंपनी को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर? 15 टाइप के। और 1956 में कितने किए गए थे? 10 टाइप के। वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस है ये, ठीक है ना। एक ओपीसी उनमें से सबसे हाईलाइटेड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपनी में से एक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि 15 कंपनी और 10 कंपनी, तो ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से नोट डाउन रखने हैं। एग्जाम में तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच डेट कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। बोला जा रहा है कि कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्टर्ड करने की है, वो टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए वो बताना है। 2013 के हिसाब से आते हैं। ऑन एंड फ्रॉम द 15th डे फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। 15 दिन, इनकॉर्पोरेशन से ही 15 दिन का टाइम लिया गया है। बट इसमें कुछ 2 कंडीशंस दिए गए हैं। 1956 में 2 कंडीशंस थे। पहला कंडीशंस क्या बोला गया है? द डे द डे ऑन विच इट बिगनिंग टू कैरी ऑन बिजनेस। जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट कैरी ऑन किया जाता है तब से द 30th डे, 30वां दिन, ठीक है ना, 30th डे आफ्टर द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। 30 दिन का टाइम दिया गया था, यहाँ पर 15 दिन का टाइम दिया गया था। ये बिगेस्ट डिफरेंट था। दूसरा, नोटिस चार्ज। नोटिस चार्ज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। एक नोटिस चार्ज जो होता है, नोटिस जो चेंज ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस, सॉरी,
जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो चेंज करने की नोटिस, अगर आपको अपने ऑफिस को चेंज करना है, मतलब आपकी ऑफिस अभी यहाँ पर है, उठा करके आप कहीं और लेके जा रहे हो, तो जो नोटिस देना है अपने रजिस्ट्रार को वो कितने दिन में देना है? 15 दिन, चेंज करने से पहले 15 दिन से पहले, और यहाँ पर 30 दिन का टाइम है। अगेन डिफरेंसेस ध्यान में रखना, ये डिफरेंसेस नोट करके चलना है आपको, ठीक ना। नोटिस जो है आपको देना है फॉर द चेंज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, 15 दिन आपको देना है 2013 में, और 1956 में 30 दिन। एमसीक्यूज अगर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, अब देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोटिस हमें जो देनी है, वहाँ पर कंपनीज नहीं लिखा होता है कि 1956 के हिसाब से या 2013 के हिसाब से आपको आंसर देना है। वहाँ पर आंख बंद करके आप 2013 अप्लीकेबल करोगे। क्या अप्लीकेबल करना है आपको? 2013। 1956 गलती से भी चूज मत करना, क्योंकि आपको ऑप्शन में 15 भी मिलेगा, 30 भी मिलेगा, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। 15 हमेशा चूज कर लेना है आपको उस कंडीशन में, ठीक है ना। अगर क्लियरली मेंशन है कि 1956 के हिसाब से बताओ, तब तो 30 चूज करो। 2013 के हिसाब से बताओ तो 15 चूज करो। कुछ नहीं मेंशन है तो भी आपको 2013 ही चूज करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, बोला जा रहा है कि जो शेयर है अगर वो डिस्काउंट में इशू करना है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53, सेक्शंस को ध्यान में रखना है, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, इशू ऑफ डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट, ये मना ही की गई है, प्रोहिबिटेड है इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। लेकिन 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 एक और कंडीशन है, सेक्शन 54 में इसे परमिशन दिया गया है। इस सेक्शन 54 में इसे परमिट किया गया है फॉर दी स्पेशली ऑफ ईएसओपी। ईएसओपी मतलब इंप्लॉय स्टॉक ओनरशिप। जब आप अपने इंप्लॉयज के लिए स्टॉक इशू करते हैं, वैसे कंडीशंस पे आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। एक बहुत बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, याद रखना। ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन नहीं पूछाता, ये आपसे इंटरव्यू में पूछाता है कि क्या कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, यस और नो। आपके आंसर नो भी हो सकते हैं तो सही है, और यस है तो भी सही है। लेकिन अगर आपने यस आंसर दिया तो वो आपसे रिपीट करके पूछेंगे। नो अगर आपने आंसर दिया तो वो हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत जज भी कर ले और थोड़े बहुत इग्नोर भी कर ले। लेकिन अगर आपने यस दिया और आपने वहां पर अगर सेक्शन 54 का उल्लेख करके स्पेशली बताया, जॉब कंफर्म है बॉस आपके पास, याद रखना। जॉब ऐसे मिलती है, याद रखना, जॉब लेने का तरीका यही है। एग्जाम में बैठे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि क्या 2013 एक्ट के अनुसार शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, यस और नो। अगर आपने आंसर दिया यस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 हम अपने इंप्लॉइज को दे सकते हैं, ओनली फॉर द इंप्लॉइज, यार फिर तो आपने छक्के मार दिए, समझ लो आपने, समझ लो हिट बॉल में छक्का मारा है बॉस, सिंपल सही है। नो बोला तो ये तो सभी लोग जवाब देते हैं, बट आपको यस भी देना है, ठीक है ना। तो याद रखना है हर एक चीज़ों को कहाँ पर क्या पूछा जाता है, इसलिए मैं हर चीज़ों को बताते जा रहा हूँ। विथ अ सेक्शन, विथ सेक्शन बोलोगे तो ज़्यादा काम की है, विदाउट सेक्शन काम का चीज़ नहीं है। तो दोनों सेक्शन आपको ध्यान में रखना है। 1956 के हिसाब से बात किया जाए तो सेक्शन 79, इसमें ये सब चीज़ परमिटेड दिया गया था। उनमें वो परमिट था कि हाँ भैया आप अपने शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। यहाँ पर सभी के लिए था, पब्लिक के लिए भी था, एम्प्लॉयज़ के लिए भी था, जिसको भी चाहो उसको आप इशू कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये बिगेस्ट डिस्काउंट में से एक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज प्रोवाइडेड सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसका आपको कहाँ कहाँ यूज करना है वो हमारे सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेशली मेंशन है। और अगर मैं बात करूँ 1956 एक्ट के हिसाब से बात करूँ तो इसकी जो यूटिलाइजेशन दी गई थी वो सेक्शन 77A में और 78 में, ये दो जगह उसके यूटिलाइजेशंस को बताया गया था। यूटिलाइजेशंस के लिए हमने ऑलरेडी जो हमारी जो और क्लासेस हैं आप लोग उनको फॉलोअप कीजिए, उसमें बाकी जो सिक्योरिटी रिजर्व के यूजेस हैं वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं आप लोग साथ में। फिलहाल हम यहाँ डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये सेक्शंस आपको यहाँ पर डिफरेंस के तौर पर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ए और ए। सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टेबल ए और टेबल एफ आप लोगों ने बहुत बार अपने एमसीक्यूज में देखा होगा और आप लोग वहाँ पे कंफ्यूजन करते हो, और उसी के ये तीनों पॉइंट्स ना आपको याद रखना है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, याद रखना, ठीक है ना। टेबल एफ 2013 के हिसाब से, ठीक है। टेबल एफ अप्लीकेबल वर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर
says do not adopt their own article of association। जब कोई कंपनी जो है, जब कोई लिमिटेड कंपनी अपनी खुद की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अडेप्ट नहीं करती है, मतलब अपने पास नहीं रखती है, उस समय टेबल एफ का रूल रेगुलेशन चलता है। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो। जब कोई कंपनी खुद की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं रखती है, उस कंडीशन में वो टेबल एफ यूज करती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सेम कंडीशन 1956 में भी था, जिसमें टेबल ए का इस्तेमाल किया जाता था जब कोई कंपनी अपने पास क्या नहीं रखती थी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं रखती थी, उस कंडीशंस पर उसे टेबल ए का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो टेबल एफ, टेबल ए, दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन कॉल इन एरर। आप लोगों ने शेयर इशू करते हैं, शेयर में कॉल इन एरर होता है, जब लोग पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो कॉल इन एरर होता है। ठीक है ना, तो कॉल इन एरर होने पर क्या करना है वो चीजें। इन द एब्सेंस ऑफ क्लॉज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, अच्छा 2013 के हिसाब से जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो रूल क्या काम करेगा, यहां पर टेबल एफ का रूल काम करेगा। तो उस कंडीशन में द मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन कॉल इन एरर इज 10% पर एनम। अब एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर कितना होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन होता है। अब इससे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, पहली चीज़ कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, दूसरी चीज़ ये कितने परसेंट होगा, 10% होगा। जब यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि अब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसका मतलब मैं यहाँ पर किस रूल की बात कर रहा हूँ, टेबल एफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेबल ऑफ एफ अप्लीकेबल होता है। और इसमें कितना परसेंट आएगा, मैक्सिमम 10% आप चार्ज कर सकते हो इंटरेस्ट। सेम उसी तरह से 1956 में भी जब अब्सेंस हो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टेबल किसकी, ए की, यहाँ पर टेबल ए अप्लीकेबल होगा और उस कंडीशन में जो कॉल इन एरर है वो 5% पर एनम पर हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, टेबल एफ के बारे में, टेबल ए के बारे में, या 10% पूछ दिया, ये टेबल ए का है, एफ का है, किसका है बताओ। तो वैसे कंडीशन में क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछा जाता है, बट आज आप नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, मिस्टेक नहीं करना है। देखो ये सब डायरेक्टली एक एक नंबर देने वाला है, मैं बता दूं डायरेक्टली एक एक नंबर है। ये सब जितने भी आज मैं डिफरेंसेस बात कर रहा हूँ ना, ये सब डायरेक्टली एक एक नंबर हैं आपके पास, जो डायरेक्टली आपको मिलेंगे, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किसी भी तरह का एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है आजकल ये। इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस, बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस। अगेन देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो भैया उसमें तो मेंशन होगा, लाइक पार्टनरशिप डीड हमने देखा था ना, पार्टनरशिप डीड अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम करता है। सेम उसी तरह से कंपनी में भी होती है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें मेंशन होगा, अगर अब्सेंस है तब तो रूल रेगुलेशन चलती है ना, तो फिर हम अब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या काम करेगा, टेबल एफ। और इसमें इंटरेस्ट ऑन एडवांस कितना हो सकता है, मैक्सिमम 12%, मैक्सिमम 12% आप दे सकते हो। सेम उसी तरह से 1956 में भी था कि जब अब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है तब क्या काम करता था हमारे पास, टेबल ए काम करता था, जिसमें 6% का इंटरेस्ट अलाउ किया गया था। जस्ट डबल हो गया है 1913 में, ये जस्ट डबल कर दिया गया है। तो ये तीनों की तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है, अच्छे से समझ लेना है, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो, हर एक चीज़ों को क्लियर रखना है। और मैंने अब्सेंस की बात की है, जब अब्सेंस होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तब या तो हमारे पास टेबल एफ काम करेगा 2013 के हिसाब से, या तो टेबल ए काम करेगा 1956 के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। हम लोगों ने जब कंपनी आपको पढ़ाया था, जब कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ाया था, उसमें हमने ये चीज़ आपको क्लियरली बताया था, बट फिर भी अभी देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप अपने पास रख सकते हैं, क्या चीज़ दी गई थी 1956 के हिसाब से, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो 12 होंगे। कितने होंगे, 12। कैन बी इंक्रीज बाय द टेकिंग अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर आपको बढ़ाना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। 1956 में ये चीज़ मेंशन था, 1956 के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस हैं, यहाँ पर जो 1956 और 13 है वो आगे पीछे है, तो मिस्टेक नहीं करना, ठीक है ना। 1956 के हिसाब से मैक्सिमम जो नंबर्स ऑफ मेंबर थे वो 12 रखे गए थे। अगर आपको सपोज 12 से 13, 14, 15 करने हैं तो आपको गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेना पड़ता। 2013 के हिसाब से बात करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कितने हो गए, 15 हो गए। मतलब 2012 से कितने बढ़ा दिया गया है,
3 बढ़ा करके आपको दे दिया गया है। द नो कैन बी इंक्रीज बाय द रेजोल्यूशन ऑफ एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग के बगैर इसे और इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, याद रखना। एनुअल जनरल मीटिंग के बगैर इससे यानी कि 15 से ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। वुमेन डायरेक्टर की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं वुमेन डायरेक्टर्स की। नो कंपलसरी भाई, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं बनाया गया था कि भैया आपको वुमेन डायरेक्टर रखना ही है, अपॉइंट करना ही है, ठीक है ना। कोई भी वुमेन डायरेक्टर इन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उनमें वुमेन आपको डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर उनको रखना है या नहीं रखना है, इसके बारे में कोई भी रूल रेगुलेशन 1956 में नहीं दी गई थी। बट अकॉर्डिंग टू 2013, मैं 2013 के हिसाब से बात करूं तो हाँ, एवरी लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, जिस भी लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या उसकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो, उसके पास एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए बॉस। ये मैंडेटरी है। क्या है ये? मैंडेटरी है, होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, डायरेक्टर्स के मिनिमम संख्या और मैक्सिमम संख्या इंक्रीज करने के कंडीशंस कि गवर्नमेंट से परमिशन लेना था और यहाँ एजीएम से परमिशन लेना था। वुमेन डायरेक्टर 1956 में कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, 2013 में मैंडेटरी है एक, लेकिन कंडीशंस है, एप्लीकेबल है यहाँ पर 100 करोड़ उससे ज्यादा कैपिटल या 300 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर। तो ये 2 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, नोट डाउन रखना है, एग्जाम्स में डायरेक्टली फिर से पूछा जाएगा। एक नंबर यहाँ पर भी है आपके पास, या तो 1 नंबर लो या तो छोड़ो, दोनों में से एक काम आपको करना है। अगला पॉइंट देखते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ राइट इशू प्रोविजंस। बोला जा रहा है कि क्या प्रोविजंस के क्या क्या फंडे थे, उनको किस तरह से एप्लीकेबल करना था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 62 की ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। ये जो रिजर्व के जो इशूज थे, जो प्रोविजन वाला जो कंडीशंस था, ये सेक्शन 62 में डाला गया है, जो कि सभी कंपनी के लिए एप्लीकेबल था। लेकिन 1956 में ये सिर्फ और सिर्फ जो 81 में कहा गया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल था। पहले जो रिजर्व की एप्लीकेबिलिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी पर रुक गई थी, जो कि 81 में सेक्शन में कहा गया था। बट 2013 में से सेक्शन 62 में कन्वर्ट किया गया और ये सभी कंपनीज के लिए, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, दोनों को परमिशन दिया गया है, ठीक है ना। पीरियड फॉर विच राइट्स फेयर ऑफर शुड बी ओपन। बोला जा रहा है कि जब आप पब्लिकली शेयर ओपन करते हो, पब्लिक को ऑप्शन देते हो कि आईपीओ लाते हो अपनी, तो उसमें जो राइट्स होते हैं, मतलब जो डेट्स होता है ओपन करने का, उसमें क्या कंडीशंस है। तो मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन, ये था 2013 के हिसाब से। बट 1956 के हिसाब से मिनिमम 15 दिन तो है, बट मैक्सिमम की कोई वैसी लिमिट 30 दिन की डिफाइन नहीं की गई थी। नो मैक्सिमम 30 डे, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं था उसमें। बेसिकली बोल सकते हो मैक्सिमम की कोई यहाँ पर डिफिनेशन नहीं दी गई थी। सॉरी, क्लियर है ये चीजें? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे देखते हैं। डिविडेंड ओनली फॉर फ्री रिजर्व, डिविडेंड ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व। बोला जा रहा है कि डिविडेंड जो होगा वो फ्रॉम फ्री रिजर्व होगा। उसके लिए क्या है, तो साफ साफ बोला गया है भाई, थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ऑफ 2013 एक्ट। 2013 एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि थर्ड प्रोविजंस में, जो कि सेक्शन 123 एक सबसेक्शन में है, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया, प्रोवाइड दैट नो डिविडेंड shall be declared or paid by company from its reserve other than free reserve। सभी कंपनी के लिए एप्लीकेबल था, सभी के सभी कंपनी के लिए क्लियरली मेंशन है, नो शैल बी, ठीक है ना। और 1956 की बात किया जाए तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोविजंस नहीं बनाया गया था, इसके रिगार्डिंग में कोई भी किसी तरह का भी कोई भी प्रोविजन नहीं था। ट्रांसफर टू रिजर्व कंपलसरी, जो रिजर्व बनाना था, जो रिजर्व है क्या वो कंपलसरी था या नहीं था। 2013 एक्ट में इसे मना ही कर दिया गया, अगर आपको जरूरत है तो बनाओ, नहीं जरूरत है मत बनाओ। लेकिन 1956 में हाँ ये कंपलसरी था। अगेन 1 नंबर डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन है ये कि ट्रांसफर टू रिजर्व कंपलसरी है या नहीं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 नहीं है, 1956 यस। तो डायरेक्टली ये 1 नंबर है आपके पास। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। बोला जा रहा है कि जो डिविडेंड आप देते हो अपने शेयर होल्डर्स को,
वो एज अ इलेक्ट्रॉनिक मोड उनको ट्रांसफर कर दो। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो आप लोग आजकल मोबाइल से, जैसे कि आपने ये कोर्स जो है मोबाइल से खरीदा होगा, आपने ये जो वीडियोस हैं अपने मोबाइल पे देख रहे हो, तो ये करका इलेक्ट्रॉनिक है। आप जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वॉलेट्स, जो भी चीज़ें करते हो, नेट बैंकिंग करते हो, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है। तो कंपनी 2013 एक्ट में ये अलाउ किया गया है भाई कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, दे सकते हो। इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं था, ऐसा कुछ किया ही नहीं गया था, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया था, करना है करो, नहीं करना है मत करो, मतलब कुछ नहीं, वैसा कुछ डिस्क्राइब ही नहीं है, नो एक्सप्रेस प्रोविजंस, कुछ नहीं हमने प्रोविजन डाला है, ठीक है ना। बट 2013 में ये अलाउड है, आप दे सकते हो, ठीक है ना। कॉन्सिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉन्सिलेटेड मतलब मिला के इन द सेंस ऑफ दो तीन कंपनी है आपके पास, उन सभी का लाइक होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी वाला। चलो देखते हैं क्या है। मैंडेटरी इफ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज और एसोसिएशन और ज्वाइंट वेंचर, यानी कि अगर आपकी कंपनी एक या एक से ज्यादा आपके पास सब्सिडरी कंपनी है, दो तीन सब्सिडरी कंपनी है, आप एसोसिएशन हो, दो तीन से ही ज्वाइंट वेंचर है आपके पास, सभी से मिला करके आपको बैलेंस शीट दिखाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू 2013। 1956 की बात करूं तो नॉट मैंडेटरी, नो प्रोविजन। भैया ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था, तो फिर बात ही कहां से, बात ही खत्म हो गई। जब प्रोविजन नहीं है तो मैंडेटरी वाला केस कहां से आएगा। बट 2013 में ये मैंडेटरी कर दी गई थी कि मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये सब चीजें एक एक नंबर है यहाँ पर, देखो ये एक एक नंबर है आपके पास, मैं डायरेक्टली बार बार लिखूंगा नहीं, या तो सब एक एक नंबर है आपके पास, डायरेक्टली एक एक नंबर पूछा जाता है। कोई भी चीज पूछ लेगा, मैंने स्टार्टिंग नहीं बोला, इस वीडियो के से आपसे 1 से 2 नंबर डायरेक्टली आपके जेब में आएगा। अच्छे से हर एक चीजों को नोट डाउन करो, 1 से 2 नंबर आपके पॉकेट में डायरेक्टली आने वाले हैं ये। नेक्स्ट, कंपल्सरी प्लेसिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन अ कंपनीज वेबसाइट। बोला जा रहा है कि जो कंपनी की जो वेबसाइट होती है, कंपनी की वेबसाइट होती है, लाइक लक्ष्य अकेडमी की भी अपनी वेबसाइट है, रिलायंस की भी अपनी वेबसाइट है, टाटा की भी अपनी वेबसाइट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी अपनी वेबसाइट है, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, छोटी मोटी भी कंपनीज हैं, आजकल सभी की अपनी वेबसाइट होती है। तो बोला जा रहा है कि क्या जो कंपनी की जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो उनकी अकाउंटिंग है, यानी कि जो अकाउंट्स हैं, लाइक बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, प्रॉपर स्टेटमेंट हो गया, क्या वो डालना कंपलसरी है, हाँ या ना। सेम चीज 2013 में ये साफ साफ बोला गया, अ लिस्टेड कंपनी सेल आल्सो प्लेस इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड अ कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ना केवल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालना है, बल्कि अगर आपके पास सब्सिडरी कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, एसोसिएशन है, उनका भी बैलेंस शीट डालना है। एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड, और जितनी भी रिक्वायरमेंट है, लाइक आपने मान लो सब होल्डिंग कंपनी डाला, सब्सिडरी कंपनी को आपने डाला, तो उनके जो सब्सिडरीज हैं उनके रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स भी आपको डालने की जरूरत होगी। कहाँ पर? ऑन इट्स वेबसाइट, अपने वेबसाइट में। इट इज मेंटेन्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी को ये मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि ये कंपलसरी है। नो रिक्वायर्ड, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया था 1956 में, ठीक है। अगेन दो चीजें ध्यान रखना है, यहाँ पर हाँ मेंटेन है और यहाँ पर नहीं है। ना केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बल्कि आपके जो कॉन्सोलिडेटेड जो कंपनीज हैं, होल्डिंग सब्सिडरीज हैं आपके पास, एसोसिएशन है, ज्वाइंट वेंचर है, सबको दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ना केवल अकाउंटिंग बल्कि उनसे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स भी। अगला जो कि लास्ट है आज की इस टॉपिक का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया जाए तो इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, CSR इन द सेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेंड ऑफ एट लीस्ट 2%, मिनिमम 2% का रिक्वायरमेंट किया गया है, याद रखना है, ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग अ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। अगर आपकी कंपनी इन तीन चीजों को सेटिस्फाई करती है, इन तीन चीजों को सेटिस्फाई करती है लास्ट 3 साल के प्रीसीडिंग ईयर पर, तो आपको कम से कम भैया 2% का CSR तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशंस है? पहला, आपकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। दूसरी, आपकी जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। तीसरी, आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। 3 कंडीशंस में से आपको फॉलोअप करना है, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फॉलोअप कर लेते हैं, 500 करोड़ या उससे ज्यादा कि आपकी नेटवर्थ हो,
जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। अगर इसमें से कोई भी एप्लीकेबल होता है तो 2% का CSR आपके लिए मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। बट मैं बात करूं कंपनीज एक्ट 1956 में, नो प्रोविजंस, ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं था। अगेन एक नंबर, ये 2% डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे विद कंडीशंस, ठीक है ना। तो जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आप लोगों के साथ में 2013 और 1956 एक्ट के बारे में, जो भी इनके डिफरेंसेस को बात किया है, प्रॉपरली सभी चीज़ों को नोट डाउन करना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगेन रिपीट कर दूं, 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम्स में इससे होते ही होते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बट पूछे जरूर जाते हैं। सो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना है, सभी चीज़ों को प्रॉपरली नोट डाउन करना है आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है। आप सभी लोगों को राधे राधे।